जय हिंद सर। जय हिंद। सर, अरुणाचल सेक्टर के एलएसी का अपडेट है। जी बताइए। सर, पिछले कुछ दिनों से असामान्य मिलिट्री एक्टिविटी देखी गई है। पेट्रोल ग्रिड्स बदले गए, एनक्रिप्टेड सिग्नल्स बढ़ गए और चाइनीज ट्रूप्स का भारी मात्रा में मूवमेंट कंफर्म हुआ है। एनएसए को ब्रीफ करो, ईस्टर्न कमांड को हाई रेडीनेस पे अलर्ट करो और हर एक्टिविटी की रियल टाइम रिपोर्ट मुझे चाहिए। जी बिल्कुल। जय हिंद सर। सर, इमरजेंसी है। चाइना की तरफ से न्यूक्लियर अटैक कंफर्म हो चुका है। हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट का ही समय है। हमें आपको जल्द से जल्द कंट्रोल बंकर में शिफ्ट करना होगा। An Indian air defense system is now activated. Warning. One interception failed. One missile target was not intercepted. ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। भारत पर हुआ न्यूक्लियर हमला। मुंबई में न्यूक्लियर मिसाइल गिराई गई है। दिल्ली की तरफ आई मिसाइल को एयर डिफेंस ने सफल रूप से इंटरसेप्ट कर लिया है, पर मुंबई में हालात बहुत गंभीर है और बॉर्डर पर भारी मात्रा में भारतीय सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है। उसने हमला करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब भारत जवाब देगा, एक ऐसा जवाब जो पूरी दुनिया देखेगी।
एक वॉर का अंजाम बहुत बुरा होता है। इसमें दोनों पार्टीज जो वॉर में इन्वॉल्व हैं उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है, भले ही वो नुकसान इकोनॉमिकल हो या फिर अपने देश के लोगों का हो। और एक न्यूक्लियर वॉर इसमें दुनिया की सबसे डेंजरस कैटेगरी ऑफ वॉर है। अब हम में से कोई नहीं चाहेगा, लेकिन क्या हो अगर एक दूसरी कंट्री कभी इंडिया की तरफ एक न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर दे। इस फिल्म को देखने के बाद में आपके माइंड में काफ़ी सारे सवाल होंगे। क्या इतना आसान होता है कंट्री के लिए एक न्यूक्लियर वॉर को शुरू करना? और आज के दिन जब इंडिया एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर है, तो क्या सही में कोई भी कंट्री ऐसा करने का सोच भी सकती है? और अगर उसने ऐसा किया तो इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है ऐसे एक न्यूक्लियर अटैक को स्ट्रांगली काउंटर करने के लिए? ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में, जिसका मकसद है किसी भी तरीके से किसी को डराना नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से पूरी सिचुएशन को ब्रेक डाउन करके समझना। इंडिया एक काफ़ी पीसफुल कंट्री है, यानी कि एक शांत देश है। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्लियरली एक नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है। मतलब अगर कभी भी कोई वॉर होता है तो उसमें हम पहले कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रशिया, चाइना, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में क्लियरली स्टेटेड है कि अगर किसी भी देश ने हमारे देश पर ऐसा अटैक करने की कोशिश की तो उसके बाद उसे एक मैसिव रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा, यानी कि इंडिया की तरफ से एक हैवी काउंटर न्यूक्लियर अटैक होगा। और वो सिर्फ उतना डैमेज नहीं करेगा जितना एनिमी ने हमारा करा है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा डैमेज करेगा, ताकि एनिमी के पूरे मिलिट्री बेसिस और उनकी सेंट्रल पावर खत्म हो सके। इस पूरे सीन की साइंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एक मिसाइल को। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो एक मिसाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि अपने टारगेट तक फ्लाई करके जाती है और अपने साथ एक पेलोड कैरी करती है। उस पेलोड के अंदर वॉरहेड्स होते हैं। उस वॉरहेड के अंदर बॉम्ब, एक्सप्लोजिव या न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ भी हो सकता है। और जब वो मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है तो वो वॉरहेड ब्लास्ट करता है, उसके अंदर एक एक्सप्लोजन होता है। मिसाइल्स ब्रॉडली 3 टाइप्स की होती है: बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल सबसे खतरनाक होती है। अब सुनने में आपको लगेगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे पावरफुल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल की एक लिमिटेशन होती है कि वो भारी वॉरहेड्स को अपने साथ कैरी नहीं कर सकती, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल डिज़ाइन ही इस तरीके से की जाती है कि वो भारी, यानी कि काफ़ी हैवी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अपने साथ कैरी कर सके। तो एक न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए हम बैलिस्टिक मिसाइल को यूज़ करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की जगह। बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक एग्जांपल है चाइना की DF-41 मिसाइल। ये एक ICBM है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल कर सकती है और वहाँ पर अटैक कर सकती है। इन्हीं मिसाइल्स के अंदर एक और टेक्नोलॉजी होती है जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स। अब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक मिसाइल एक जगह पे टारगेट नहीं करेगी, बल्कि एक मिसाइल मल्टीपल जगह पे टारगेट कर सकती है। चाइना की DF-41 मिसाइल के अंदर भी MIRV टेक्नोलॉजी है, यानी कि वो एक मिसाइल एक बार में मल्टीपल जगह पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है। बस बैलिस्टिक मिसाइल की एक ये लिमिटेशन है कि वो रडार के अंदर डिटेक्ट होने से बच नहीं सकती, क्योंकि उसकी साइज इतनी ज़्यादा बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल एक रडार से बच सकती है। एक रडार एक ऐसी चीज़ है जो अगर कहीं पर भी इंस्टॉल्ड है तो वो उसके आसपास आने वाली मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा हमारे पास होती है क्रूज मिसाइल्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे किसी भी रडार के लिए डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ऐसा इसीलिए कि सबसे पहले तो ये बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है, मतलब कि ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है। दूसरी चीज़, इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो लैंड हो या फिर सी हो या फिर कुछ और हो। और साथ ही साथ ये फ्लाई करते वक्त अपनी ट्रेजेक्ट्री, यानी कि अपने पाथ, अपने रास्ते को चेंज करती रहती है। इसीलिए ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को डिटेक्ट कर पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं टैक्टिकल न्यूक्स। ये बड़े न्यूक्लियर वेपन्स का छोटा वर्जन होता है, मतलब ये पूरे कॉन्टिनेंट या कंट्री को टारगेट नहीं करते, बल्कि एक सिटी या फिर एक स्पेसिफिक जगह को टारगेट करते हैं। अब मैं इन्हें छोटा बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि इनका इम्पैक्ट हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले बॉम्ब्स के बराबर है। दुनिया में अभी तक 9 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल है। अब इस सीन को समझने के लिए हम एक इमेजिनरी सिचुएशन सोचते हैं। लेट से चाइना ने अपनी लैंड से DF-41 मिसाइल फायर कर दी, जो कि एक ICBM है और उसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी है।
मतलब वो अपने साथ एक नहीं बल्कि मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करती है। अगर चाइना इंडिया की तरफ ही फायर करेगा तो उसका टारगेट होगा इंडिया की ऐसी लोकेशंस, ऐसी सिटीज़ जिनको हिट करने से चाइना का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो और इंडिया का सबसे ज़्यादा लॉस हो। अब ऐसा होने के बाद इसे सिर्फ कुछ मिनट्स का ही टाइम लगेगा अपने टारगेट तक पहुंचने में। मतलब हमारे पास इसको रोकने के लिए जो टाइम लिमिट है वो बहुत ही कम है। ये मिसाइल अपने बूस्ट फेज में चाइना से लॉन्च होगी और 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर स्पेस में पहुंच जाएगी। उसके बाद स्पेस के अंदर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 1000 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करेगी, वहां से ग्लाइड करेगी और फाइनली अपने टर्मिनल फेज में वापस अर्थ के अंदर एंटर करेगी। उसके बाद 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये अपने टारगेट को हिट कर देगी। तो एक्चुअली इसे रोकने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट या उससे भी कम का है। हमारे पास इसको रोकने के लिए 3 फेजेस हैं। अगर हमें इसको बूस्ट फेज में रोकना है जब ये चाइना से लॉन्च हो रही है तो हमारे डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर के बहुत पास में होना चाहिए, ताकि जैसे ही ये मिसाइल फायर हो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट करे और वहीं पर इसको डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन इस चीज़ को टाइमली डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। उसके अलावा सेकेंड फेज होगा जब ये स्पेस में होगी और हमें इसे अगर स्पेस में हिट करना है तो वो भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि इसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसके लिए हमारे पास अभी BMD फेज 1 डिफेंस सिस्टम है, मिशन शक्ति पृथ्वी डिफेंस सिस्टम है, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और BMD फेज 2 पर काम चल रहा है। अब ये ऐसे डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि ऐसी मिसाइल्स को स्पेस में शूट डाउन कर सकते हैं। पर DF-41 इस समय तक मैक 25 की स्पीड अचीव कर चुकी होगी, यानी कि साउंड की स्पीड की 25 टाइम्स ज़्यादा स्पीड, और इसीलिए यहाँ पर इसे शूट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और उसके बाद अगर ये अपने फाइनल फेज में आ गई, जब ये वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम है इसे शूट डाउन करने के लिए। उस टाइम इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी और हमारे डिफेंस सिस्टम्स के लिए उसको शूट डाउन करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी है। मतलब जब ये मिसाइल हिट करने वाली होगी तो ये एक प्लेस पर हिट नहीं करेगी बल्कि मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट कर रही होगी। और ऐसी मिसाइल को रोकना इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, चाहे वो कंट्री दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ही क्यों ना यूज़ कर रही हो। इंडिया के पास भी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स है, लेकिन फिर भी ऐसी मिसाइल को रोक पाना बहुत मुश्किल है और इसकी 100% श्योरिटी कोई नहीं ले सकता। और अगर आपने हिट करा भी तो आप कितने टारगेट्स को रोक लोगे? ये एक MIRV मिसाइल है, मतलब एक जगह नहीं मल्टीपल जगह ये टारगेट्स को हिट करेगी। तो अगर आपको इसे रोकना है तो आपको सारे टारगेट्स को शूट डाउन करना होगा। अब ऐसे में एक ना एक टारगेट पर ये मिसाइल हिट कर दे, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पर ऐसा अटैक शुरू करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो इंडिया के पास अगर इस अटैक की प्रायर इन्फॉर्मेशन हुई तो इंडिया चाइना पर इतना हैवी डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा कि वो इस अटैक को ना करे। बट अगर फिर भी वो ऐसा करता है तो इंडिया के S-400, पृथ्वी, आकाश NG, ब्राकेट, BMD फेज 1, BMD फेज 2 और अभी डेवलपिंग स्टेज में PSAT, GSAT, RISAT, MESAT और ग्राउंड रेडार्स एक्टिवेट हो जाएंगे। RISAT यानी कि रेडार इमेजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी प्लेस की किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में बिल्कुल क्लियर इमेज ले सकती है, चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान हो या कुछ भी हो। अगर इसको किसी जगह की इमेज लेनी है तो ये लेकर रहेगी। MESAT यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से दुश्मन के रेडार, एयर डिफेंस और मिसाइल्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने में हेल्प करती है। अगर किसी रीजन से MESAT फेल हो जाती है तो हमारे AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और ग्राउंड बेस्ड रेडार्स एक्टिवेट हो जाएंगे। हमारे देश की 3 एजेंसीज को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। BMD कंट्रोल कमांड, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, DRDO जैसी और भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, और स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्स जिसका काम होता है ये चेक करना कि मिसाइल का टाइप कौन सा है, इसका टारगेट कौन सा है और कहीं ये मिसाइल एक डिकॉय तो नहीं। डिकॉय एक ऐसी मिसाइल होती है जो एनिमी हमारा ध्यान भटकाने के लिए यूज़ करता है, मतलब उसका एक्चुअल टारगेट कुछ और है लेकिन वो एक ऐसी मिसाइल का यूज़ करेगा हमारा ध्यान भटकाने के लिए। ऐसे अटैक के दौरान सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एक न्यूक्लियर बंकर में शिफ्ट करा जाता है। अब इंडिया में है या नहीं ये पब्लिकली कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही होता है।
उसके बाद पूरे देश में एक साइबर सिक्योरिटी लॉकडाउन लगा दिया जाता है ताकि अफवाहें ना फैले, लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस को न्यूक्लियर बंकर्स की तरह काम में लिया जाता है। अगर इसके बाद अटैक हो जाता है तो डैमेज का असेसमेंट किया जाएगा कि एनिमी ने हमारा कितना डैमेज किया है और वहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाएगा ताकि एनिमी कोई और अटैक ना कर पाए। अब आपको लग रहा होगा कि इतना आसान है तो कोई क्यों अटैक नहीं कर सकता इतना जल्दी से। इसका एक सिंपल और क्लियर रीज़न है, इंडिया की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर। इंडिया कभी भी पहले न्यूक्लियर अटैक तो नहीं करेगा लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन ज़रूर कर सकता है। अगर चाइना के पास DF-41 है तो इंडिया के पास अग्नि 5 है जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी ऑफिशियल रेंज है 5500 किलोमीटर। मतलब इस मिसाइल को इंडिया अगर कहीं से भी फायर करता है तो इसे चाइना के बीजिंग या शंघाई को हिट करने में सिर्फ कुछ मिनट का ही टाइम लगेगा। और जितना मुश्किल हमारे लिए चाइना की DF-41 मिसाइल को रोकना है उतना ही मुश्किल चाइना के लिए हमारी अग्नि 5 मिसाइल को रोकना है। ये कॉन्टिनेंट किलर मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर उसको खत्म कर सकती है, इतनी पावरफुल है। इसमें भी MIRV टेक्नोलॉजी है, मतलब अपने साथ ये मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है और एक बार में मल्टीपल सिटीज़ में न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल और आता है, क्या हो अगर किसी न्यूक्लियर स्ट्राइक में किसी कंट्री की जो मेन पॉलिटिकल लीडरशिप है वो खत्म हो जाए। अगर किसी कंट्री में ऐसा होता है तो आगे के सारे डिसीजंस लेने की पावर उनके मिलिट्री कमांड के हाथ में चली जाती है। एक न्यूक्लियर वॉर का अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें ना तो कोई जीतता है और ना ही कोई हारता है, बस सब खत्म हो जाता है। अब हम में से कोई नहीं चाहेगा ऐसा दिन कभी भी आए, लेकिन आज के दिन जब हमारे आसपास के देश अपने हथियार को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं तब हमें भी हमेशा अलर्ट रहना होगा। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने हमारे आकाश तीर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली यूज़ किया। ये हमारा खुद का बनाया हुआ एक ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम है जो AI की मदद से मिसाइल को ट्रैक और इंटरसेप्ट करता है। लेकिन अभी भी हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स को प्रॉपरली रोकने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइल्स और भी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है और इसीलिए हमें हमारे BMD फेज़ 2 को और ज़्यादा फंडिंग देनी चाहिए ताकि हम 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स को भी स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दें। साथ ही हमें हमारी कैपेबिलिटीज़ को पब्लिकली दिखाना भी ज़रूरी है। अग्नि 5 जैसी और मिसाइल्स का पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए ताकि दुनिया को एक क्लियर मैसेज मिले कि इंडिया पर ऐसा अटैक करने की सोचनी भी नहीं है। ये समय है कि हम हमारी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखें, नई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करें और अपने डिफेंस सिस्टम्स को और भी ज़्यादा अपग्रेड करें। किसी भी वॉर का मतलब डिस्ट्रक्शन है और असली जीत शांति बनाए रखने में ही है और शांति बनाए रखने के लिए हमें हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है।